हाय नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन। वही हमारे सेशन प्यारे से प्रेपोजिशन, और इसको कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। चीजों को और बेहतरीन तरीके से और क्लैरिटी के साथ चीजों को समझते हैं। चलिए, प्रेपोजिशन जहां तक पढ़ी थी वहां से आगे पढ़ते हैं बेटा। बेहतरीन तरीके से चीजों को समझना है और एक अलग दृष्टि से चीजों को देखना शुरू करना है। अब हमारी जो आगे जो प्रेपोजिशन में आगे बात बढ़ रही है बेटा, राइट, एक होता है किल्ड बाय और एक होता है किल्ड विद। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बाय कब आएगा? जब किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया। और विद कब आएगा? जब किसी चीज के द्वारा मारा गया। एस बी का मतलब समबडी है और एस टी एच का मतलब समथिंग होता है बेटा। जब किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया तो किल्ड बाय समबडी, और जब किसी चीज के द्वारा मारा गया तो किल्ड विद समथिंग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्नेक, वाक्य लिखिएगा बेटा। द स्नेक वॉज किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड ब्लैंक राम। अब राम समबडी है या समथिंग है? कोई व्यक्ति है या कोई चीज है? बस यही से क्वेश्चन बनता है बेटा कि भाई क्या आएगा, समबडी है या समथिंग है, वही पहचानना होता है। एक और वाक्य लिखते हैं, द स्नेक वॉज किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड ब्लैंक अ स्टिक। एक छड़ी के द्वारा उसे मार दिया गया। अब आपको देखना है कभी किल्ड तो आ गया, कब बाय आएगा और कब विद आएगा, इस बात पर फोकस कर रहा है। अब हमने देखा कि भी राम क्या है, राम समबडी है और स्टिक क्या है, समथिंग है। जब समबडी है तो हम क्या लगा देंगे, बाय। वो किल्ड बाय राम, और स्टिक से मारा गया तो किल्ड विद अ स्टिक, किल्ड विद अ स्टिक। तो किल्ड बाय समबडी विद समथिंग होता है। किल्ड के बाद बाय अगर समबडी है और विद अगर समथिंग है। तो हमने देखा कि भाई राम है एक व्यक्ति है तो हमने बाय लगा दिया, और स्टिक एक चीज है तो हमने क्या लगा दिया, विद लगा दिया बेटा। किल्ड बाय समबडी विद समथिंग। जैसे अगर कहा जाए द मैन वॉज किल्ड, द मैन वॉज किल्ड, द मैन वॉज किल्ड बाय अ बिग स्टोन, द मैन वॉज किल्ड बाय अ बिग स्टोन। अब एक बड़ा पत्थर जो है बेटा, अब महसूस करो, आदमी को मार दिया गया और यहां पे है एक पत्थर। पत्थर कोई व्यक्ति होता है, कोई चीज होता है। अगर कोई चीज होता है तो बाय नहीं आ सकता, विद आएगा बेटा, विद अ बिग स्टोन। द मैन वॉज किल्ड विद अ बिग स्टोन। तो किल बाय और किल विद। आगे बेटा एक और ध्यान रखिएगा, एक होता है राइट। राइट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब राइट विद आएगा और कब राइट इन आएगा। राइट, कब राइट विद आएगा, कब राइट इन आएगा। राइट विद समथिंग मतलब जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से लिखते हो, जैसे राइट विद अ पेन या राइट विद अ पेंसिल या राइट विद अ मार्कर, विद अ मार्कर, तो विद आता है बेटा। पर अगर आप देखो, अभी मैं येलो में लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखो, मेरा जो फॉन्ट या कलर जो लिया है वो येलो है। तो मैं जब इंक की बात करूंगा तो राइट इन जब किसी कलर की बात हो या फिर किसी इंक की बात हो, राइट, जब ऐसी बात होती है तो हम इन से बताते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज राइटिंग इन ब्लू, इसका मतलब है, मतलब ब्लू से लिख रहा है। पर अगर ब्लू के बाद पेन लगा दिया जाए, कलर या इंक की बात हो, जैसे फॉर एग्जांपल, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर ब्लैंक इंक। और अगर मैं वाक्य लिखूं, शी रोट अ लेटर ब्लैंक एन इंक पेन। बेटा जब इंक में लिखा तो खाली इंक आए तो यहां पे हम कह देंगे क्या, इन इंक। उसने इंक में लिखा, चाहे ब्लू इंक हो, रेड इंक हो, ग्रीन इंक हो। जैसे मैं अभी येलो इंक से लिख रहा हूं, मतलब अगर मैं ब्लैक बोर्ड मानू ये येलो कलर है तो उसको भी हम उसी तरीके से बताते हैं। पर जब इंक के बाद पेन लगा हुआ तो पेन एक इंस्ट्रूमेंट बन गया, तो यहाँ पे विद द पेन हो जाता है बेटा।
राइट। और कई बार आपने देखा होगा जो कलर है वो पेंसिल कलर से ही कई बार बहुत सारी आर्ट या पिक्चर बना दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा कि दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग ब्लैंक अ पेंसिल। अब पेंसिल एक इंस्ट्रूमेंट है और एक चीज का नाम है, ये कैसे पता लग रहा है? आर्टिकल से। तो हम कह देंगे दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग, दे आर राइटिंग ब्लैंक अ पेंसिल, तो हम कह देंगे दे आर राइटिंग विद अ पेंसिल। इन अ पेंसिल तो हम कह देंगे पेंसिल के अंदर तो कुछ लिख नहीं रहे हैं। पर अगर ये आर्टिकल नहीं होता बेटा तो फिर पेंसिल को कलर मान लिया जाता है। अगर वाक्य ये हो दे आर राइटिंग, तो पेंसिल का जो ब्लैक कलर होता है या पेंसिल से जो कलर बनता है, जो पोर्ट्रेट बनता है, आर्टिकल नहीं होता और खाली पेंसिल होता है। तो जो पेंसिल का जो कलर आता है उससे भी तो पेंटिंग होती है। बहुत सारे लोगों के चेहरे आपने देखे होंगे पेंसिल से ही पेंटिंग कर देते हैं, पेंसिल से ही कुछ ड्रॉ कर देते हैं। जो पेंसिल को कलर की तरह लिया जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? इन पेंसिल। तो फिर वो पेंसिल वाला जो कलर, जो ब्लैक ब्लैक सिक्के वाला कलर आता है, उसको मान लिया जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट से है तो बेटा विद आता है, मतलब कोई पेन है, पेंसिल है, मार्कर है। पर अगर इंक से या कलर से बात की जाए तो हम उसको इन से बताते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, चीजों को बेहतरीन तरीके से नोट करते रहिएगा, नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो फील फ्री राइट टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद जब भी किसी चीज का एक चीज के बदले दूसरी चीज ली जाती है बेटा, यानी कि जब बार्टर सिस्टम होता है तो फोर आता है। इस बात को समझना, जब भी बार्टर होता है, बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज होता है। जब भी लेन देन होता है किसी चीज का, किसी भी चीज का एक्सचेंज फोर से बताया जाएगा बेटा। जो बार्टर सिस्टम नहीं होता था, तो जो बार्टर है, जो एक्सचेंज है, वो हमेशा फोर से बताया जाता है बेटा। फोर से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं वाक्य कहूं, ही बॉट अ कार, ही बॉट अ कार विद रुपीज, he bought a car with rupees 5 lakh। 5 लाख के साथ उसने गाड़ी खरीदी। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे गड़बड़ हुई है और एरर है इसमें प्रेपोजिशन की, यहाँ विद नहीं आ सकता। बताता हूँ क्यों। यहाँ पे लेन देन हुआ है बेटा, एक्सचेंज हुआ है। इसका मतलब आप 5 लाख लेके गए, आपने 5 लाख दे दिए और उसके बदले में क्या ली? गाड़ी। बड़े ध्यान से देखना, एक्सचेंज हुआ है बेटा। अगर मैं कहूं कि मैंने 5 लाख दिए और मैं गाड़ी ले आया, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि विद है या फिर बाय रुपीज 5 लाख, राइट? ये नहीं हो सकता बेटा। He bought a car with rupees 5 lakh, by rupees 5 lakh नहीं बेटा, he bought a car for rupees 5 lakh। तो यहाँ पे 4 आता है बेटा। या फिर बेची भी गई हो मान लो, तो मैंने अपनी गाड़ी बेची होगी तो क्या मुझे 5 लाख की जरूरत थी? राइट। अगर मैं कहूँ कि ही आई सोल्ड द कार विद रुपीज 5 लाख, तो ऐसा तो नहीं होगा। बाय रुपीज 5 लाख ये भी नहीं होगा, राइट। एट रुपीज 5 लाख ये भी नहीं होगा। मैं अगर कहूंगा बेटा आई सोल्ड द कार, अब मुझे 5 लाख की जरूरत थी, तो जब एक्सचेंज हो रहा है तो मैं कहूंगा आई सोल्ड द कार फॉर रुपीज 5 लाख। इसीलिए कई बार शोरूम में जब आप जाते हो और आप प्राइस पूछते हो किसी चीज का, तो जो शोरूम जो चला रहे हैं वो बताते हैं कि इट इज फॉर रुपीज 1000, इट इज फॉर रुपीज 100। जैसे बताया जाए इसकी कीमत, तो इट इज फॉर रुपीज, शोरूम में मान लीजिए कहते भी मैंने ये कितने का, हाउ मच इज इट फॉर, तो आपने कहा इट इज फॉर रुपीज 10, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 रुपए दूं तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, मेरा 10 रुपए उधर चला जाएगा और पेन मेरे पास आ जाएगा, तो इट इज फॉर रुपीज 10। तो कहते हैं ये 10 रुपए का है, इसका मतलब 10 रुपए का है, इसका मतलब वहां पे एक्सचेंज होगा। और जहां जहां एक्सचेंज होता है बेटा वहां पे फोर आता है। एक्सचेंज के लिए हमेशा फोर आता है। जैसे आई चेंज्ड, आई चेंज्ड माई कार, या माई ओल्ड कार लिख देते हैं और भी बेहतर होगा। आई चेंज्ड माई ओल्ड कार विद अ न्यू कार। ये वाक्य आपको देखने में अच्छा लग सकता है बेटा, आई चेंज्ड माई ओल्ड कार विद न्यू कार। देखने में अच्छा लगता है, ये देखने में अच्छा है नहीं बेटा। आई चेंज्ड माई ओल्ड कार विद न्यू कार, पुरानी कार, नए कार के बदले ही तो मैं पुरानी कार लेके आया। मैं क्या किया, अभी मैं अपनी पुरानी गाड़ी लेके गया, मैंने पुरानी गाड़ी चेंज कर ली किससे? नई गाड़ी से। पुरानी गाड़ी दी, एक्सचेंज मेला लगा हुआ, तो पुरानी गाड़ी दी, नई नई गाड़ी ले आया, बार्टर हुआ, एक्सचेंज हुआ है। और यहाँ तो चेंज है भी, और जब चेंज हो रहा है, एक्सचेंज का मतलब चेंज ही तो होता है, जब चेंज हो ही रहा है तो यहाँ विद नहीं आएगा, फोर आएगा बेटा। तो जब भी चेंज या एक्सचेंज या बार्टर या लेन देन हो रहा होगा तो डेफिनेटली हम बेटा उसको उसको बता देते हैं फोर से, राइट। अच्छा, चेंज से रिलेटेड एक बात मैं कहना भी चाहूंगा कि कब चेंज इन आएगा, कब चेंज ऑफ आएगा और कब चेंज
नो प्रेपोजिशन होगा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। जैसे यहां पे देखो, चेंज के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है, चेंज माई ओल्ड कार है। जब चेंज एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा बेटा, जब एज अ काम इस्तेमाल होगा तो नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड। जब भी चेंज वर्ब होगा, जब उसका काम होगा बदलना, तो बेटा वर्ब की तरह वो नो प्रेपोजिशन में जाता है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता, क्योंकि चेंज एक कैसी वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेती। फिर चेंज इन और चेंज ऑफ क्या होता है बेटा, इस बात को समझना। जब चेंज इन है तो इसका मतलब होता है मॉडिफिकेशन, हल्का सा बदलाव। जब मॉडिफिकेशन हो तो चेंज इन आता है बेटा। पर जब रिप्लेसमेंट ही हो, कंप्लीट बदल दिया जाए, तो चेंज ऑफ आता है। जब पूर्णतया बदल ही दिया जाए तो फिर चेंज ऑफ से बताया जाता है। जैसे मैंने कहा कि यार पता नहीं क्या बात है, तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आया है, तुम्हारे बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव आया है, देर इज अ चेंज ऑफ बिहेवियर इन यू। एरर है बेटा, देर इज चेंज ऑफ बिहेवियर नहीं होगा, यहाँ पे कहना पड़ेगा, क्योंकि बिहेवियर में बदलाव दिखाई दे रहा है, मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है, राइट। रिप्लेसमेंट नहीं दिख रहा है, मॉडिफिकेशन बदलाव है। और जब बदलाव है, ना कि पूर्णतया उसे बदल दिया गया है, बदलाव है, हल्का सा मॉडिफिकेशन है, तो मैं कहूं देयर इज अ चेंज इन योर बिहेवियर, राइट। पर अगर पूर्णतया बदल दिया गया है, जैसे मैं इस पुराने घर में रहता था, अब नए घर में रहता हूं, राइट, तो देयर इज अ चेंज ऑफ एड्रेस। चेंज इन एड्रेस नहीं है बेटा, चेंज इन एड्रेस नहीं है, जब एड्रेस चेंज ही हो गया है। मान लो कोई मॉडिफिकेशन करना है, आपने एड्रेस तो दिया पर गलत दे दिया, उसका 420 की जगह 21 कर दिया, तो आपने क्या किया, भाई मैं एड्रेस को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। पर अगर आपने अपना एड्रेस पूर्णतया चेंज कर दिया, घर ही बदल गया, तो चेंज इन एड्रेस या चेंज ऑफ एड्रेस? आप कहोगे सर चेंज ऑफ एड्रेस है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम अजय था, ठीक है भाई, किसी का नाम अजय था, तो उसने क्या किया, अजय को ऐसे लिखने लगा, वो ऐसे लिखने लगा, ए जे ए आई। अभी ये भी तो अजय ही पढ़ा जाएगा भाई, ज्योतिष ने कह दिया वाई की जगह आई लगाना शुरू कर दो, तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे, तो क्या अभी अजय, अजय की स्पेलिंग होता है, लोग बहुत सारे जो बॉलीवुड में, तो ये बहुत बुरा हाल है, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मतलब नाम बुरे तरीके से चेंज करते हैं कि भाई इस नाम से तुम नहीं कर पाओगे। हल्का फुल्का बदलाव भी करते हैं और पूर्णतया बदलाव भी करते हैं। अगर हल्का फुल्का बदलाव किया गया है तो मैं कहूंगा देयर इज अ चेंज इन माय नेम, ये तो इन है क्योंकि मॉडिफाई हुआ है, बस वाई का आई हुआ। पर अगर मान लो भाई नाम तो है राजीव भाटिया, नाम क्या है बेटा, राजीव भाटिया, पर बॉलीवुड में उसको जाना जाता है, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम हैं भोले भाले अक्षय, कभी बैंग कभी बोंग, ऐसे अक्षय। अब एक बात बताओ, है तो राजीव भाटिया, पर जाना जा रहा है किस नाम से बेटा, जाना जा रहा है अक्षय कुमार के नाम से, राइट। तो सीधे साधे अक्षय 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 कहा जा रहा है, रियल में नाम जब पैदा हुआ था तो माँ बाप ने तो राजीव भाटिया रखा था, राइट। अब बताओ क्या हम इसे चेंज इन कहेंगे या चेंज ऑफ कहेंगे, ये तो चेंज ऑफ नेम है, और ये क्या है, ये चेंज इन नेम है बेटा, ये मॉडिफिकेशन है, हल्का फुल्का बदलाव, और ये पूर्णतया बदलाव कर दिया गया है। जब हल्का फुल्का बदलाव है तो मॉडिफिकेशन है, तो बेटा चेंज इन कहते हैं, और जब पूर्णतया बदलाव कर दिया गया तो उसे हम चेंज ऑफ से बताते हैं। शाबाश, क्या बेटा बात समझ में आई, आई गई होगी। नेक्स्ट बेटा, आगे। कोई चीज किसी को देना बेटा, किसी को कोई चीज देना उसे सप्लाई कहते हैं, राइट। सप्लाई समबडी विद समथिंग, ये हमेशा याद रखना, सप्लाई समबडी विद समथिंग, ये समबडी है और ये समथिंग है बेटा, डिक्शनरी में ऐसे ही लिखा होता है। और सप्लाई कोई चीज किसी को देना, सप्लाई अगर समबडी की जगह समथिंग हो, एग्जाम में बहुत आता है इससे, सप्लाई समथिंग टू समबडी, तो विद और टू का खेल है, कब आएगा, जब समबडी है तो विद आएगा, राइट, और समथिंग है तो टू आएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिखवा देता हूं, आई सप्लाई यू। अब यू क्या है बेटा, यू तो समबडी है, राम श्याम टीना मीना ये समबडी है, आप क्या हो, आप व्यक्ति हो भाई, यू तो समबडी है ना बेटा, आप समबडी हो। आई सप्लाई यू ब्लैंक नॉलेज, आई सप्लाई यू ब्लैंक नॉलेज, आई सप्लाई नॉलेज, आई सप्लाई यू, यहां पे आएगा टू नॉलेज या विद नॉलेज। जब समबडी है तो बेटा विद नॉलेज, आई सप्लाई यू विद नॉलेज। पर अगर नॉलेज आगे होता, समथिंग आगे होता, आई सप्लाई नॉलेज, आई सप्लाई नॉलेज ब्लैंक यू, आई सप्लाई नॉलेज। अब ये क्या है, ये समथिंग है ना बेटा, और सप्लाई समथिंग है तो डेफिनेटली टू, आई सप्लाई समथिंग टू यू, आई सप्लाई नॉलेज टू यू।
तो कोई चीज किसी को देना, देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा। मतलब ये देने की बात हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को दे रहे हो तो विद आएगा, और देने के और भी तरीके हैं, और ये सेम केस लागू होता है सप्लाई के साथ भी, इसी को प्रोवाइड के साथ बेटा, इसी को प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट का भी मतलब देना होता है, इसी को बेटा एंट्रस्ट के साथ, एंट्रस्ट का भी मतलब किसी पर विश्वास करके कोई चीज सौंपना होता है, सौंपना मतलब देना ही है। अगर आप अपने घर की चाबी पड़ोसी को देके जा रहे हो, तो अगर पड़ोसी को आगे रखोगे कि यू एंट्रस्ट नेबर विद द कीज, तो विद आएगा। पर अगर आ जाए यू एंट्रस्ट माने सौंपना, यू एंट्रस्ट द कीज टू द नेबर होगा। जब चीज होगी तो हम टू पे फोकस करेंगे, व्यक्ति होगा तो विद पे फोकस करेंगे। और इसी तरीके से देने को हम वर्ड कहते हैं बेटा फर्निश। फर्निश का भी मतलब देना होता है, जैसे ही या शी फर्निश्ड, फर्निश का मतलब देना है, शी फर्निश्ड इंफॉर्मेशन, ब्लैंक मी। इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, फर्निश के बाद जो लगाई है इंफॉर्मेशन क्या है, समबडी या समथिंग। आपको सर ये तो समथिंग है, और अगर ये समथिंग है तो बेटा डेफिनेटली टू आएगा, और ये समबडी है। शी फर्निश्ड इंफॉर्मेशन टू मी, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। शी सप्लाइड इंफॉर्मेशन टू मी, शी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू मी, शी एंट्रस्टेड इंफॉर्मेशन टू मी। पर अगर यही वाक्य ऐसे होता, शी फर्निश्ड मी ब्लैंक इंफॉर्मेशन, शी फर्निश्ड मी, ये somebody और ये समथिंग है, तो यहां पे आ जाएगा बेटा शी फर्निश्ड मी विद इंफॉर्मेशन। उसने मुझे सूचना दी, उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। तो बेटा ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखना, जब आप किसी को कोई चीज देते हो, तो चाहे सप्लाई हो, प्रोवाइड हो, प्रेजेंट हो, एंट्रस्ट हो, फर्निश हो, तो somebody विद समथिंग और समथिंग टू somebody होता है बेटा। चलिए यहां से आगे बेटा, कोई चीज किसी को देने से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सप्लाई, सारे वर्ड्स देखना बेटा ध्यान से, बार बार पढ़ते रहना। एक वर्ड होता है सफर, राइट, एक होता है सफर फॉर, जिसका मतलब होता है किसी गलत काम का परिणाम भुगतना। जब भुगतने की बारी आ जाए बेटा कि अभी भुगतो अब, तो सफर फॉर है। एक होता है सफर फ्रॉम, कोई भी बीमारी अगर हो गई है व्यक्ति को, अगर बीमारी हो गई है बेटा, तो बीमारी से अगर भुगत रहा व्यक्ति तो सफर फ्रॉम है। और जब सफर एक वर्ब है, तो वर्ब ये कौन सी है बेटा, वर्ब ये ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब फिर उस केस में ये नो प्रेपोजिशन होगा। आप जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जैसे लिख दूं तो इसका मतलब समझ जाओ कि नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, वो खुद ही ट्रांजिट कर लेती है। नो प्रेपोजिशन बेटा, कोई प्रेपोजिशन नहीं आती अगर सफर एक वर्ब की तरह इस्तेमाल हुई हो। मतलब अगर वर्ब और उसका मतलब सीधा निकल रहा है कि भाई तुम इस चीज से परेशान रहोगे, तो उसको सफर फोर से भुगतना, सफर फ्रॉम बीमारी, राइट। और अगर उसको हम सहन करने की सेंस में बेसिकली बताया जाए, बात करते हैं, वाक्य लेंगे तो समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए सफर फॉर, सफर फ्रॉम, जैसे यू विल सफर फ्रॉम योर बैड हैबिट्स। वर्ब हो रहा, उसका मतलब अगर सहना निकल रहा है, ये भी बात लग रही, सहन करना, किस चीज को सहना, तो नो प्रेपोजिशन बेटा। जब सफर का सहन करना है, तो खैर यू सफर फ्रॉम योर बैड हैबिट्स, या यू विल लगा लो तो भी ठीक है, तो भी ज्यादा और बेहतरीन सेंस देगा, विल लगा दो अगर यू विल सफर, भाई तुम्हें भुगतना होगा। अब यहां पे देखो बेटा, कोई बीमारी थोड़ी है बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स कोई बीमारी नहीं है बेटा, राइट। भाई ये वाई का जवाब है, और वाई किसका जवाब होता है, रीजन का। जब वाई का हम तो एडवर्ब ऑफ रीजन है ना बेटा, ये रीजन का जवाब है। भाई क्यों, क्यों क्यों मुझे सफर करना पड़ेगा, तो भाई क्यों करना पड़ेगा, तो क्यों का जवाब क्या होता है, फॉर। जैसे व्हाई डू यू कम हियर, आई कम हियर फॉर स्टडी, मैं यहां पे आता हूं पढ़ने के लिए। तो व्हाई विल यू सफर, तो यू विल सफर फॉर योर बैड हैबिट्स बेटा। जब आप किसी रीजन के बारे में बता रहे हो, जब किसी रीजन के बारे में बता, तुम्हें इस रीजन के कारण
तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो रीजन बताने का, एडवर्ब ऑफ रीजन में याद करो भाई, व्हाई डू यू कम हियर, आई कम हियर फॉर स्टडी, है ना, मैं यहाँ पे आता हूँ पढ़ने के लिए, तो आता हूँ या पढ़ने के लिए आता हूँ, तो डेफिनेटली बेटा जो वाई का जवाब है तो रीजन तो उसी से बताया जाता है। तो यू विल सफर फॉर योर बैड हैबिट्स, जैसे यू विल सफर फॉर योर मिस्टेक। पर अगर मैं कहूं, ध्यान से देखना, यू आर सफरिंग, यू आर सफरिंग फॉर फीवर। अब फीवर तो एक बीमारी है ना बेटा, यू आर सफरिंग फॉर फीवर, तो बीमारी की जब बात आ गई तो बेटा फॉर तो आ नहीं सकता। आपने पढ़ा भी होगा, कहते नहीं सर यहाँ पे तो हमारा मन भी यही कह रहा है कि यहाँ पे फ्रॉम आएगा, जब डिजीज है तो बेटा फ्रॉम आएगा। और अगर सफर का मतलब बेटा, अगर सफर का मतलब सहन करना होता है, मैंने कहा भाई यू सफर्ड, यू सफर्ड फॉर, फ्रॉम जो भी आप लगाना चाहो, मच इंसल्ट, यार बहुत इंसल्ट हुई तुम्हारी, यार बहुत बेइज्जती हुई। अब आपने बेइज्जती को सहन किया, जब सहन करने वाली सेंस में हो तो बेटा ना तो फ्रॉम आएगा ना फोर आएगा, यू सफर्ड मच इंसल्ट, क्योंकि आपने सहन किया है उसको, राइट। जैसे आपने कहा आई सफर्ड द लॉस, आई सफर्ड द लॉस, तो इसका मतलब है आपने सहन किया है लॉस को। किस चीज को, सहना या सहन करना सफर होता है बेटा, आई सफर्ड द लॉस, बियर करना, सहन करना, ये सफर होता है बेटा। नेक्स्ट, अब वर्ड आता है मैरिड। जब मैरिड एक वर्ब की तरह हो बेटा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब कहती है, समझ जाओ कि नो प्रेपोजिशन। पर अगर खाली मैरिड है तो वो नो प्रेपोजिशन होता है। पर अगर मैरिड, हमें देखना है कि टू कब आएगा और मैरिड विद कब आएगा। मैरिड टू कब आएगा, जब, तो मैरिड विद कब आएगा बेटा, मैरिड टू तब आएगा जब पीछे मैन हो, और मैरिड विद कब आएगा जब पीछे वुमेन हो। समझाता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझाऊं। सबसे पहले ट्रांजिटिव है तो मैं वाक्य पहले ट्रांजिटिव में लिखूं, मैंने कहा राम मैरिड, राम मैरिड सीता, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, क्योंकि राम ने सीता के साथ शादी की, तो सीता वाला जो शादी वाला काम है वो सीधा सीधा सीता पर हो गया। पर जब इसका पैसिव बनाएंगे ना बेटा, जब पैसिव बनाएंगे, मान लीजिए सीता को आगे ले लिया, तो सीता वॉज मैरिड, ऐसे ही याद कर लो। मैंने तो भाई ऐसे ही याद किया था, कैसे याद रखता था भाई, ये जो टी है, टी से ही याद आ जाता था कि टू, और सीता कौन है, शी, जब शी आगे है, सीता से ही याद कर लेना, जब शी आगे है तो टी से याद आ जाएगा टू, सीता वॉज मैरिड टू राम। अब ऐसे यहाँ पे बाय आना चाहिए जब हम पैसिव बना रहे हैं एक तरीके से। तो जब पैसिव बना रहे हैं तो पैसिव, भाई इसका यही बनाना, मैरी का पैसिव क्या बनेगा, बी मैरिड। जब पैसिव फॉर्मेट में लिखा हो तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, सीता वॉज मैरिड टू राम, भाई उसकी शादी हुई राम से। तो सीता वॉज मैरिड वैसे बाय होना चाहिए जब हम पैसिव बनाएंगे, इसी का पैसिव लिखा हुआ है नीचे, पर यहाँ पे बाय नहीं आता बेटा, टू आएगा। और अगर इसी को मैं राम से लिखना चाहूं, राम, अब इसमें टी नहीं आया, तो राम वॉज मैरिड, राम वॉज मैरिड विद सीता। और अगर आपको याद ना रहे तो याद रखना, जब बी मैरिड ना लिखा हो, क्योंकि ये तो बी मैरिड है ना, बी थर्ड से ही तो ये वॉज मैरिड बना है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर लगी हुई है बेटा। तो जब ये बना हो वॉज मैरिड, तो बेटा हम टू और विद, इन दोनों में टू भी लगाया जा सकता है। आजकल इस कंफ्यूजन को खत्म कर दिया गया है, यहाँ पे टू ही रहता है, बाय तो हमेशा एरर होगा, राम वॉज मैरिड बाय राम, सॉरी सीता वॉज मैरिड बाय राम, ये तो गलत ही होगा, सीता वॉज मैरिड टू राम, वो तो टू ही होगा। पर पहले और पुरातन में हम टू, और पर कई बार आजकल ग्रामेरियंस इसको भी एक्सेप्ट करने लगे हैं, पर हमेशा याद रखना अगर उसको एज अ वर्ब ही इस्तेमाल कर दिया गया है, जैसे आई मैरिड पूनम, भाई मैंने पूनम से शादी कर ली, आई मैरिड पूनम, ये वाक्य बिल्कुल भाई मैंने जो काम किया वो डेफिनेटली, ये लीजिए आई मैरिड पूनम, भाई मेरी शादी पूनम से हो गई, आई मैरिड पूनम। और अगर इसको मैं पैसिव में लिखूं, चाहे कैसे भी लिखूं, चाहे मैं लिख दूं आई वॉज मैरिड, या इसको मैं आई एम मैरिड भी लिख सकता हूं,
आई एम मैरिड, और आप जानते हो बेटा कि इस केस में मैरिड एडजेक्टिव हो गया। कैसे पता लगा? एम और आईएनजी नहीं है ना? तो आई एम मैरिड ब्लैंक पूनम। बेहतर होगा कि आपको याद रह जाए कि अगर पूनम शी है तो यहाँ पे विद हो जाए, पर विद नहीं है तो आपको टू भी याद रह जाएगा तो भी बड़ी बात है। बाय तो गलती से मत लगा देना, क्योंकि पैसिव दिखते ही आपको बाय लगाने का मन होता है। बेहतर हो जाएगा कि आपको टू याद रह जाए, फिर भी नहीं रहता तो फिर भी टू लगा सकते हो। पर पूनम इज मैरिड, पूनम इज ब्लैंक मी। तो टू मी और विद मी पूछा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे विद, मतलब याद रह जाए तो अच्छी बात है। सॉरी, बेहतर है कि आप टू लगा दें क्योंकि यहाँ पे तो शी है। अगर नहीं होता तो विद, विद को तो अवॉइड करना है इस केस में, खासकर मैरिड के साथ टू को ही प्रायोरिटी दी जाती है। और जब यहाँ पे सीता वाला केस आ गया ना, सीता में टू है, जैसे सीता है वैसे पूनम है, शी हो गई ना, तो डेफिनेटली टू ही आ गया। अगर यहाँ पे विद होता तो गलत हो जाता। तो बेटा सीता अगर मैरिड सीधा ही अगर अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है तो फिर कोई प्रेपोजिशन चाहिए नहीं, पर अगर उसको पैसिव फॉर्मेट में लिखा हो तो प्रायोरिटी टू को देते हैं। पर कई बार विद वाला भी केस आ जाता है, तो उसको कैसे पहचाने? सीता से याद कर लो, अगर आगे सीता है तो टू, और अगर आगे राम है तो विद। और राम वाले केस में हम टू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना बाय मत लगाना गलती से भी। और अगर आगे शी है तो विद मत लगा देना, जैसे सीता वॉज मैरिड विद राम, ये एरर है, सीता वॉज मैरिड टू राम, राइट? वो टू ही रहेगा, ये कंफर्म है। ये मैरी वाला केस किया बेटा आपने। इसके बाद नेक्स्ट बेटा, एंक्शियस। बेटा एक होता है एंक्शियस अबाउट और एक होता है एंक्शियस फॉर। एक होता है बेटा एंक्शियस फॉर और एक होता है एंक्शियस अबाउट। जब एंक्शियस फॉर है तो इसका मतलब एक्साइटेड होता है बेटा, और एंक्शियस अबाउट है तो इसका मतलब वरीड होता है बेटा। किसी पॉजिटिव चीज को लेकर हो सकता है कि आप एक्साइटेड हो, पर जब नेगेटिव चीज को लेकर है तो फिर वो वरीड होता है बेटा। जब चिंता, एक तो रोमांच आ रहा है मन में, बहुत ज्यादा रोमांचित हो रहे हो तो एंक्शियस फॉर होता है, पर एंक्शियस अबाउट आ गया तो फिर वो नेगेटिव सेंस में होगा। जैसे आपने कहा आई एम एंक्शियस ब्लैंक माई एग्जाम रिजल्ट। एक और वाक्य लेता हूं, अ मदर इज ऑलवेज एंक्शियस, अ मदर इज ऑलवेज एंक्शियस ब्लैंक हर चाइल्ड्स सेफ्टी। अब चाइल्ड्स जो सेफ्टी है, बच्चे की जो सुरक्षा है, उसको लेके बेटा वो क्या होगी? क्या वो एक्साइटेड होगी, रोमांचित होगी, या फिर चिंतित होगी? हाँ बेटा, वो एक्साइटेड होगी या फिर वो वरीड होगी। भाई सेफ्टी की अगर हम बात करेंगे तो आप कहोगे सर सेफ्टी को लेके कोई एक्साइटेड तो हो नहीं सकता। तो डेफिनेटली बेटा अगर बच्चे की सेफ्टी को लेकर चिंतित है तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे तो मैं अबाउट लगा दूंगा। और एग्जाम के रिजल्ट की बेटा चिंता नहीं होती, चिंता तब होती है, बेसिकली चिंता तब होती है तुम पढ़े तो हो नहीं, नालायक हो, फेल होना है, तो यू आर एंशियस अबाउट योर एग्जाम रिजल्ट, ये भी हो सकता है। पर मैं तो ऐसा नहीं मान के चल रहा हूँ कि अगर आप इतना पढ़ते पढ़ते बेटा मेरे साथ प्रेपरेशन तक आ गए हो, इसका मतलब जब पहली क्लास से स्टार्ट किया और ये पढ़ रहे हो आज, और इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो जो बिल्कुल दिमाग फाड़ने वाली है, और इनमें भी आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार इनको भी मैं रिवाइज करके दिमाग में रखूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक्साइटेड रहोगे। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा, उम्मीद है कि भाई एग्जाम देने गए हो तो ऐसे तो देने गए हो, तुम तैयारी करने के बाद एग्जाम देने गए हो, जब तैयारी करने के बाद एग्जाम हुआ है तो व्यक्ति एक्साइटेड रहता है। तो यहाँ पे एक्साइटेड के लिए हम क्या लगा देते हैं? फोर। तो जब एक्साइटमेंट वाली हो तो एंशियस फोर भी दिख सकता है और एंशियस अबाउट भी दिखाई दे सकता है, राइट? नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ सकते हैं, उतार लिया होगा आपने। अब वर्ड करने जा रहे हैं बेटा हम गिल्टी। भाई गिल्टी के भी दो मीनिंग आपको दिखाई देते हैं। एक होता है बेटा गिल्टी अबाउट, जब आप शर्मिंदा महसूस करते हो किसी चीज को लेके, और एक होता है गिल्टी ऑफ। और गिल्टी ऑफ का मतलब एक ही चीज हो सकती है, जब आपने कोई अपराध किया और आपने कोई क्राइम किया है, तो जब आप अपराधी हो तो गिल्टी ऑफ बेटा। और गिल्टी अबाउट का मतलब है कि आपने कुछ किया और उसको लेके आप शर्मिंदा हो। जैसे अगर मैं ये कहूं आई फील
गिल्टी, आई फील गिल्टी ऑफ माई सिली मिस्टेक। भाई मान लीजिए आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई, तो आप उसको लेके अपराधी घोषित हो गए, क्या जज आपको सजा सुनाएगा? क्या कानून की व्यवस्था में जाओगे, कानून की किताब के हिसाब से? कहते नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अगर सिली मिस्टेक है तो गिल्टी ऑफ नहीं होगा। आई फील गिल्टी अबाउट माई सिली मिस्टेक। भाई किसी गरीब की आप मदद कर सकते थे, उसे मान लीजिए आपके पास 5 रोटी थी और कहते भैया खाना खिला दो, तो आपको 2 रोटी देने का मन तो हुआ पर आपने 3 ही, राइट? कहते कमाल है यार, मैं क्यों 3 खाऊंगा, मरने दे इसको भूखा। तो फिर जब आप आगे चले गए तो वो 5 की 5 रोटी जब आप खा रहे थे तो आपके अलग से नीचे नहीं उतरी, आपके दिमाग में बार बार एक ही बात आ रही है, अरे यार 2 रोटी दे देता है यार, क्या जा रहा था, रोटी तो मांग रहा था। तो आपके अब आपको क्या हो रहा है, गिल्टी ऑफ या गिल्टी अबाउट? गिल्टी अबाउट। यू फील गिल्टी अबाउट नॉट हेल्पिंग हिम, मतलब आपने सोचा कि यार मुझे मदद कर देनी चाहिए थी, मैंने नहीं की, तो वो गिल्टी अबाउट होता है बेटा। अच्छा, गिल्टी ऑफ कब है? द पुलिस फाउंड हिम, द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी अबाउट द मर्डर। अब देखो ध्यान से, गिल्टी अबाउट तो क्या शर्मिंदा हो? नहीं, अपराधी हो आप। पुलिस ने आपको अपराधी पाया है किसका? एक क्राइम का। तो गिल्टी अबाउट कहां से हो जाएगा बेटा? गिल्टी ऑफ होगा। द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो गिल्टी ऑफ और गिल्टी अबाउट उम्मीद करता हूं बेटा उतार लिया होगा, साथ साथ चला करो। रिटर्न। चलिए बेटा यहां से आगे अब हम सीखने जा रहे हैं फेमिलियर। एक होता है बेटा फेमिलियर टू और एक होता है फेमिलियर विद। फेमिलियर विद समथिंग और फेमिलियर टू समबडी। जान पहचान होना किसी से, भैया आप किसी से पहचान है, आपकी जान पहचान है, तो किसी व्यक्ति से जान पहचान है, जैसे नोन टू आता है ना, नोन बाय और नोन विद नहीं होता। आई एम नोन टू हिम, तो फेमिलियर टू समबडी और फेमिलियर विद समथिंग बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फेमिलियर विद राम, मेरी राम से जान पहचान है, आई एम फेमिलियर विद राम। 101% गलत है बेटा, क्योंकि राम क्या है? एक व्यक्ति है, और व्यक्ति है तो डेफिनेटली आई एम फेमिलियर टू राम। पर अगर मैं कहूं आई एम फेमिलियर टू द स्ट्रीट्स ऑफ माई सिटी, अपने शहर की जो गलियां हैं उनसे मैं परिचित हूं। आई एम फेमिलियर टू द स्ट्रीट्स ऑफ माई सिटी। अब स्ट्रीट्स क्या है बेटा? मेरे शहर की गलियां। समबडी है या समथिंग है? आपको सर ये तो समथिंग है, समथिंग है तो फिर टू नहीं बेटा, फिर विद आएगा। तो कब फेमिलियर टू आएगा, कब फेमिलियर विद आएगा? अगर किसी व्यक्ति से फेमिलियर हो तो टू आएगा, किसी चीज से फेमिलियर हो तो बेटा विद आएगा। दिस इज फेमिलियर टू एंड फेमिलियर विद। नेक्स्ट बेटा, पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इन्हें फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं बेटा, जब प्रेपोजिशन किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लग के उसकी मीनिंग में बदलाव आ जाए। जैसे एक होता है लुक इनटू, एक होता है लुक फॉर, राइट? लुक फॉर का मतलब हो गया सर्च, और लुक इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेट हो गया, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल हो गया। लुक तो वही वर्ब है, प्रेपोजिशन लगने से जब उनका मीनिंग बदल जाता है उन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और ये फ्रेजल वर्ब भी है बेटा, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक होता है पार्ट विद और एक होता है पार्ट फ्रॉम। पार्ट विद कब और पार्ट फ्रॉम कब बेटा? पार्ट फ्रॉम समबडी होगा और पार्ट विद समथिंग होगा। और पार्ट विद, इन दोनों का मतलब क्या है? अलग होना, किसी से अलग होना। जैसे आपने कहा कि मैं अपने पापा से अलग नहीं हो सकता, आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई फादर। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेटा आपसे, दिमाग लगाओ, फादर क्या है? फादर समबडी है या समथिंग है? फादर कोई व्यक्ति है या कोई चीज है? फादर आपके हिसाब से क्या है बेटा? आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई फादर, आई कैन नॉट पार्ट
फ्रॉम माई फादर या विद माई फादर। नेक्स्ट एक और वाक्य लिखे, कहते भी कोई भी पैसे से अलग नहीं हो सकता। जो ये कहते कि पैसे के बिना मेरा काम चल जाएगा, नोबडी कैन पार्ट। दान पात्र, ब्लैंक मनी। मंदिरों में जो दान पात्र लगे हुए हैं और जो पूरी व्यवस्था धन से चल रही है, वीआईपी दर्शन वगैरह चल जाते हैं, राइट। तो क्या लगता है कि व्यवस्था पैसे के बिना चल पाएगी? व्यवस्था पैसे के बिना कभी नहीं चल पाती बेटा। लक्ष्मी के बिना, लक्ष्य कहते भी लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। तो लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं। तो बेटा नरों में उत्तम नारायण है, नर नारायण। लक्ष्मी के बिना नारायण की कोई वैल्यू नहीं। लक्ष्मी इज ग्रेट पावर बेटा, ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट लगाना चाहिए, इज द ग्रेटेस्ट पावर। क्या कोई पैसे से अलग हो सकता है? पर पैसा क्या है? समबडी। भाई यहाँ पे समबडी साफ दिख रहा है, पापा क्या है? समबडी है। और मनी क्या है? मनी डेफिनेटली समबडी नहीं है, समथिंग है। बेशक से हम लक्ष्मी जी कहते हैं, हम उन्हें समबडी मानते हैं, पर वो पैसा तो बेटा समथिंग है ना। और समथिंग है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? पार्ट विद। और समबडी है तो हम क्या लगा देंगे? पार्ट फ्रॉम। जैसे वो राजपाल यादव कहता है ना, मैं अपने मालिक से अलग होकर नहीं रह सकता, मैं अपने मालिक से अलग। वो राजपाल यादव एक मूवी है, उसमें कहता है ना, मैं अपने मालिक से अलग होकर नहीं रह सकता। तो वो कह रहा है आई कैन नॉट पार्ट फ्रॉम माई मास्टर। पार्ट विद नहीं बेटा, वहां पे पार्ट फ्रॉम। तो पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। नेक्स्ट बेटा, अगला है, एक वर्ड होता है बेटा पार्टेक, राइट। पार्टेक। और पार्टेक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक होता है पार्टेक इन और एक होता है बेटा पार्टेक ऑफ। पार्टेक पार्टेक ऑफ का मतलब होता है बेटा क्लेम द शेयर ऑफ। किसी चीज में अपने हिस्से को क्लेम करना, दैट इज कॉल्ड पार्टेक ऑफ। और पार्टेक इन का मतलब होता है पार्टिसिपेट। जैसे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, जैसे कोई डांस कंपटीशन हो रहा है या कोई मैच हो रहा है या कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बेटा उसमें पार्टेक इन होगा। टेक पार्ट इन होता है ना, टेक पार्ट। टेक पार्ट को ही पार्टेक कह दिया जाता है। क्या कहना चाहते हैं, जरा वाक्य लेते हैं। आई पार्टेक की सेकंड फॉर्म पार्टुक, ब्लैंक द संडे एग्जाम। क्या संडे एग्जाम में आप शेयर मांगोगे? प्रॉपर्टी थोड़ी है, कोई प्रॉफिट थोड़ी है, कोई हिस्सेदारी थोड़ी है जो आप शेयर मांगोगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आई पुट पार्टुक ऑफ द संडे एग्जाम? नहीं, आपने क्या किया? आप यही तो कह रहे हो आई टुक पार्ट, यानी कि मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे हिस्सा लिया। हिस्सा लिया तो डेफिनेटली आपने कहा आई पार्टुक इन आएगा बेटा। पार्टेक की सेकंड फॉर्म पार्टुक हो जाएगी, राइट। आई पार्टुक इन द संडे एग्जाम। संडे एग्जाम में आपने हिस्सा लिया, या डिबेट में हिस्सा लिया, ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लिया, ठीक है। पर अगर मैं कहूं ही डिड नॉट पार्टेक, he did not partake blank his share of profit। या फिर हम सीधा कहते हैं ना, he did not partake his profit। ऐसा ही लगा दे तो ही बात सही होगी, पूरी यहीं पे एक्सप्लेन हो जाएगा। did not claim the share, अगर इतना ही कह दिया गया तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा, he did not partake। तो यहां पे अगर मैं कहूं इन, पार्टिसिपेट थोड़ी है, प्रॉफिट में काहे का पार्टिसिपेट, वो अपना हिस्सा मांगेगा। he did not partake of his share, इसका मतलब उसका जो हिस्सा बनता था प्रॉफिट में या प्रॉपर्टी में, वो उसने क्लेम नहीं किया, उसने मांगा नहीं। नेक्स्ट बेटा, यहां से आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन जी। इसके बाद बेटा एंग्री, ये बात हम कर भी चुके हैं पैसिव में बड़े अच्छे तरीके से। एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समबडी, उसमें अनॉयड और वेक्स से हमने किया था कुछ। एंग्री एट समथिंग और एंग्री विद समबडी। एंग्री का मतलब गुस्से में होता है, और गुस्से में बताने के लिए और भी वर्ड्स हैं, जैसे अनॉयड के साथ भी यही केस है बेटा, वेक्स्ड के साथ भी यही केस है बेटा, डिसप्लीज्ड
से भी यही केस है बेटा, एट समथिंग विद समबडी, राइट। डिसगस्टेड से भी यही केस है बेटा। इंडिग्नेंट का भी मतलब नाराज और गुस्से में होता है बेटा। इंडिग्नेंट का भी मतलब यही है बेटा, यही केस है। इंडिग्नेंट का भी यही केस है बेटा, इसका मतलब नाराज और गुस्से में होता है बेटा। तो अगर आप किसी चीज से नाराज हो तो एट आएगा, और किसी व्यक्ति से नाराज हो तो आई एम नॉट एंग्री। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं गुस्से में या नाराज से होता है बेटा, इन सब का ही मतलब यही है, राइट। गुस्से में गुस्सा या नाराज होता है, इन सारे वर्ड्स का मतलब। तो जब भी गुस्सा या नाराज हो तो इस तरीके से, आई एम नॉट एंग्री ब्लैंक यू बट ब्लैंक योर मिस्टेक। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं पर तुम्हारी गलती से नाराज हूं। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं, आई एम नॉट एंग्री विद यू बट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अब यहां पे कहोगे सर इसका मतलब तो फिर ये होगा अगर ये कॉमन आया, नहीं बेटा, भाव बदलता है। नॉट एंग्री, इसका मतलब यहां पे तो एंग्री हो जाऊंगा ना, क्योंकि बात बदल गई। आई एम नॉट एंग्री विद यू बट एट योर मिस्टेक। इसका मतलब तुम्हारे से तो नहीं हूं बट तुम्हारी गलती से हूं। इससे नहीं हूं तो वहां पे हो जाऊंगा ना बेटा। जैसे आई एम नॉट इन द क्लास, आई एम नॉट इन द क्लास बट इन द गार्डन। तो इसका मतलब ये है ना, भी क्लास में तो नहीं हूं पर मैं गार्डन में हूं। तो बट के बाद बात बदल गई, वहां नहीं हूं पर यहां हूं, तो बात बदल जाती है। तो एंग्री या अनॉयड, जो भी आप लिखना चाहें, जैसे एंग्री एट द रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई क्या है, समथिंग। और एंग्री ब्लैंक योर ब्रदर, तो आपका भाई क्या है, समबडी। तो डेफिनेटली मैं विद लगा दूंगा। इस सारे के सारे वर्ड्स यही है बेटा, नाराज और गुस्से वाले, एट समथिंग और विद समबडी। नेक्स्ट बेटा, यहां से आगे एंग्री के बाद, एंग्री के बाद बेटा मेड। कब मेड ऑफ आएगा और कब मेड फ्रॉम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत जरूरी है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी है। कब आएगा मेड ऑफ और कब आएगा मेड फ्रॉम। जब कभी भी बेटा फिजिकल चेंज आ रहा हो, शारीरिक चेंज आ रहा हो। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है बेटा, फिजिकल चेंज का मतलब है उसकी शेप, रंग, रूप चेंज हो रहा हो, तो उसे हम मेड ऑफ कहते हैं बेटा। बट बेसिक कंपोनेंट ना चेंज हो रहा हो। केमिकल चेंज जब आ रहा हो तो उसे हम मेड फ्रॉम से बताते हैं। जैसे समझना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई ये जो पेन है ये लोहे से बना है, तो लोहा तो दिखाई दे रहा है, अगर मैग्नेट से तो चिप दिखाई भी दे रहा है, ये लोहे से, ये प्लास्टिक से, ये रबड़ से। तो ये मेड मेड ऑफ आता है बेटा, राइट। जैसे मैंने कहा भाई ये जो टेबल है ये वुड से बनी है, लकड़ी से, तो लकड़ी दिखाई दे रही है ना, लकड़ी दिखाई दे रही है बेटा। अगर लकड़ी दिखाई दे रही है तो सिर्फ लकड़ी की फिजिकल चेंज हुई है, शेप, उसको रद्दा वद्दा मार के कुछ करके, भाई लकड़ी तो फिर भी दिख रही है, लोहा तो फिर भी दिख रहा है, प्लास्टिक तो फिर भी दिख रहा है, तो उसे हम मेड ऑफ कहते हैं। और जब केमिकल बदलाव हो जाता है बेटा तो उसे हम मेड फ्रॉम से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गेहूं था, गेहूं में कुछ बदलाव किया तो आटा बन गया, आटे में कुछ बदलाव किया तो बेटा पानी वानी मिला के उसे डो, गीला आटा बन गया, और गीले आटे से चपाती बन गई। और हर बार कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहा है। अब एक बात, चपाती में क्या गेहूं दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात। आटे में गेहूं नहीं दिखाई दे रहा। जब गीला आटा है तो फिर वो आटा नहीं दिखाई दे रहा, वो डो दिखाई दे रहा है, फिर उसे चपाती दिखाई दे रही है। आप देखो हर बार उसका मतलब केमिकल बदलाव उसमें आ जाता है। जब मैं टेबल देख रहा हूं तो बेटा टेबल में तो लकड़ी दिखाई दे रही है, टेबल में तो लकड़ी दिखाई दे रही है बेटा, पर आटा जब है तो जब आटा हम देख रहे हैं तो उसमें गेहूं नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मैंने कहा फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट, फ्लोर इज मेड ऑफ व्हीट। भाई आटा जो है वो गेहूं से बनता है, तो बेटा गेहूं कहां दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मेड फ्रॉम।
क्योंकि वो तो भाई कैसा था, गेहूं गेहूं कैसा था और सफेद रंग का आटा बन गया, तो पूरा पूरा उसकी केमिस्ट्री चेंज हो गई, है ना। गेहूं कैसा दिख रहा था अब कैसा दिख रहा है। पर अगर मैं कहूं कि दिस टेबल इज मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी, लकड़ी दिखाई दे रही है और दिख रही है, तो यानी कि जो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, देखो ये तो हो गया रिजल्ट, ये तो लास्ट चीज हो गई और ये पहली चीज हो गई। जब पहली चीज दिखाई दे, पहली चीज दिखाई दे मतलब लकड़ी तो अभी भी दिख रही है, जो चीज उसका प्राइमरी, जो चीज थी जिससे वो बनी है, तो पहली चीज जिससे वो बना है वो दिख रहा है। और यहाँ पे देखो ये वीट नहीं दिख रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो फ्रॉम आ गया। जैसे बात यही है ना बेटा कि आप जब दिल्ली आ गए तो फिर जयपुर कहाँ दिखाई दे रहा है, अब तो दिल्ली में बैठे हो, अब जयपुर नहीं दिखाई दे रहा है। जब आप जयपुर आ गए दिल्ली से तो फ्रॉम दिल्ली, क्यों? क्योंकि अब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लेस हो गया ना बेटा। जब ट्रांसफॉर्मेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स फ्रॉम से ही तो बताई जाती है, तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम बताया जाता है बेटा, राइट। भाई चपाती बना दो, या इसको हम ब्रेड भी तो कह सकते हैं, भाई ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड में गेहूं थोड़ी दिखाई दे रहा है। हर बार देखो कुछ ना कुछ केमिकल बदलाव हो जाता है, हर बार कोई ना कोई बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं बटर इज मेड ब्लैंक, बटर इज मेड ब्लैंक मिल्क। अब मिल्क और बटर बेटा दोनों अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, जैसा मिल्क है वैसा बटर नहीं है, जैसा बटर है वैसा मिल्क नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो हम क्या कहेंगे? फ्रॉम, बदलाव आ गया, केमिकल बदलाव है। पर अगर मैं कहूं कि दिस वॉल इज मेड ब्लैंक, ईंटों से बनी है, तो ब्रिक तो दिखाई देती है ना, इज मेड फ्रॉम नहीं होगा, मेड ऑफ होगा, क्योंकि ईंटें दिखाई दे रही है, हल्का सा छीलो देखो दिखाई दे रही है, इज मेड ऑफ ब्रिक। शाबाश बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, एक होता है डिक्लाइन ऑफ और एक होता है डिक्लाइन इन। डिक्लाइन ऑफ का मतलब है किसी चीज का कंप्लीट पतन हो जाना, खत्म ही हो जाना, डायरेक्ट पतन हो जाना, वो डिक्लाइन ऑफ है। और डिक्लाइन इन का मतलब है किसी चीज की डिक्रीज, किसी चीज की कमी। जैसे अगर मैं कहूं द डिक्लाइन ऑफ प्राइस, द डिक्लाइन ऑफ प्राइस इज गुड फॉर द पुअर। जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए कीमत में पतन जो पूर्णतः खत्म हो जाए, गरीबों के लिए क्या हम ये कहेंगे डिक्लाइन ऑफ प्राइस, प्राइसिस का पतन पूर्णतः खत्म हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए। प्राइसिस समाप्त तो कभी नहीं होंगे बेटा, बार्टर सिस्टम तो हमेशा रहेगा। यू विल डेफिनेटली एक्सचेंज वन थिंग फॉर द अदर, आप दूसरी एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज करोगे। तो बेटा डिक्लाइन ऑफ तो नहीं हो सकता, प्राइसिस में कमी हो सकती है, डिक्लाइन इन प्राइस होगा। पर अगर मैं ये कहूं कि कोई चीज पूर्णतः एक्सटिंक्ट हो गई, द डिक्लाइन, द डिक्लाइन इन मुगल अंपायर, द decline in Mughal Empire was the foundation for was the foundation for other rulers। जो दूसरे रूलर्स थे, जो दूसरे शासक थे, उनके लिए वो क्या था? अब कमी नहीं बेटा, पूर्णतः पतन हुआ होगा। द डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, अंपायर, द डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर का जो पतन है, जो पूर्णतः खत्म होना है, द डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर वाज द फाउंडेशन फॉर अदर रूलर्स। दूसरे जो रूलर जो उसके बाद आए, जिन्होंने शासन किया, उनके लिए वो फाउंडेशन का काम हुआ। डिक्लाइन इन और डिक्लाइन ऑफ। नेक्स्ट बेटा, अग्री,
टू समथिंग विद समबडी, किसी से सहमत होना बेटा, जैसे अग्री के साथ है सेम इज विद डिसअग्री, टू समथिंग विद समबडी। इसी तरीके से सहमत को एक और वर्ड से जाना जाता है कॉन्कर, कॉन्कर टू समबडी, टू समथिंग विद समबडी, राइट। कॉन्कर का भी मतलब क्या होता है? कॉन्कर का भी मतलब मान लेना होता है बेटा। ऐसी एक वर्ड होता है एसेंट, का भी मतलब मानना होता है, स्वीकार कर लेना। ऐसी एक वर्ड होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब है अस्वीकार करना, मानना ना मानना, मानना ना मानना। कॉन्कर का मतलब मानना होता है। तो अगर किसी व्यक्ति से आप करोगे तो विद करोगे अगर मानोगे, और अगर किसी चीज को मना करोगे तो बेटा टू आएगा। जैसे आई अग्री ब्लैंक यू, और एक वाक्य आ गया आई अग्री ब्लैंक योर आइडिया। अब अगर पूछा जाए कि कहां पे विद आएगा कहां पे टू आएगा, खुद से सोच लो बेटा। यू क्या है? समबडी या समथिंग। आपको कि सर यू तो समबडी है, तो अगर समबडी है तो बेटा विद आएगा। और आइडिया क्या है? कहते सर ये समथिंग है, अगर समथिंग है तो टू आएगा। आई एग्री टू योर आइडिया और आई एग्री विद यू। सेम इज विद ऑल, इनका मतलब है सहमत होना किसी से। हिंदी में लिखना चाहो तो इसका मतलब सहमत या असहमत से होता है बेटा। जब अग्री है तो सहमत है और डिसअग्री है तो असहमत है। सहमत या असहमत होना बेटा। नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, एक होता है बेटा डाइड, कि भी कोई व्यक्ति मरा तो कैसे मरा। बेटा डाइड ऑफ, अगर किसी बीमारी से मरा, डिजीज का नाम अगर क्लियर है, कॉलरा है, डेंगू है, कैंसर है, डाई ऑफ। डाई फ्रॉम, अगर भूख से मतलब हंगर से, प्यास से या ओवर ईटिंग से मरा तो डाई फ्रॉम लगाया जाता है बेटा। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। और अगर किसी इवेंट में मरा बेटा, इवेंट कैसा? जैसे वॉर, जैसे एक्सीडेंट, ये घटनाएं है ना, घटनाएं या दुर्घटनाएं हैं। जैसे अटैक, तो ही डाइड इन वॉर, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ही डाइड इन एन अटैक। तो अगर किसी घटना में मारा जाता है तो डाइड इन होता है बेटा, राइट। डाई डाउन का मतलब होता है किसी चीज में कमी, डिक्लाइन, इन ये वही है। डाई डाउन का मतलब है किस चीज का कमी, किस चीज की कमी। चलो इसको सिंपल से लिखते हैं, डिक्रीज। कोई चीज धीरे धीरे जब खत्म हो जाती है उसे डाई डाउन से बताया जाता है बेटा। राइट। कोई बीमारी का नाम होगा। अच्छा, कोई डायरेक्ट कॉज भी बन रहा हो ना, कोई डायरेक्ट कॉज भी बन रहा हो तो भी हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे किसी को करंट लग गया तो भी यहीं पे आता है इलेक्ट्रोक्यूशन। और इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब बिजली का झटका। तो ही डाइड फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन बेटा, बिजली का झटके से मारा गया। बिजली का झटका लगा मतलब बिजली ने करंट मारा और वो मारा गया, तो भी फ्रॉम ही आता है। डिजीज कोई भी बीमार हो जैसे कैंसर वगैरह बेटा, ही डाइड ऑफ कैंसर। भूख प्यास ओवर ईटिंग या किसी डायरेक्ट झटके से, जैसे मान लीजिए गिरा और मर गया तो ही डाइड फ्रॉम फॉल। डायरेक्ट मौत हो गई या भूख प्यास से मौत हुई तो फ्रॉम आता है बेटा। किसी इवेंट के साथ है तो इन आता है बेटा। धीरे धीरे घटने की बात हो तो डाई डाउन आता है बेटा। जैसे द रेन इज डाइंग डाउन, यानी कि जो रेन है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब धीरे धीरे फिनिश हो रही है, खत्म। जैसे मेमोरी डाइज डाउन, इसका मतलब मेमोरी अगर हम मेहनत ना करें तो धीरे धीरे मेमोरी क्या होती है, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है बेटा। मेमोरी डाइज डाउन यानी कि मेमोरी काम करना बंद कर देती है। तो अगर किसी बीमारी का नाम है तो बेटा डाई ऑफ। अगर भूख प्यास या ओवर ईटिंग से मरता है तो डाई फ्रॉम। किसी घटना में, किसी वॉर में, एक्सीडेंट में, अटैक में मारा जाता है तो डाइड इन। और डाई डाउन का मतलब बेटा डिक्रीज से है। कोई चीज अगर
घट रही है तो उसे डाई डाउन से बता दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाई डाउन बेटा। कितना मतलब अजीबोगरीब सा सिस्टम है वैसे अंग्रेजी का, मतलब कितने तरीके से मरना पड़ता है, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई इन, अपना सही है हिंदी में, बस टैम बोल गई, कहते भाई उसकी तो टैम भूल गई, सीधा टैम बोल जाती है, वो सोचना ही नहीं पड़ता। अब इंग्लिश में देखो, मर रहा है अलग अलग तरीके से मर रहा है, तो अलग अलग प्रेपोजिशन देनी पड़ती है। क्या है भैया, कंपटीशन की तैयारी है, सोचना पड़ता है, तो compete करने के लिए बातें पता होनी चाहिए, बस इतना ही, प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वर्ड बेटा, अगला वर्ड है ब्लाइंड। एक होता है बेटा ब्लाइंड टू, एक होता है ब्लाइंड ऑफ, एक होता है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड टू का मतलब होता है देख कर भी अनदेखा कर देना, इग्नोर। ब्लाइंड ऑफ का मतलब होता है बेटा दोनों आंखों से, बोथ आईज। और बेटा ब्लाइंड इन का मतलब होता है वन आई, किसी एक आंख से जब काना होता है तो ब्लाइंड इन होता है बेटा, वो लेफ्ट या राइट आई आ जाए तो ब्लाइंड इन आता है। और ब्लाइंड टू का मतलब देख के भी अनदेखा कर देना, जैसे यू आर ब्लाइंड ऑफ द राइट आई। इसका मतलब आपको राइट आई मतलब दाई आंख से दिखाई नहीं देता, नहीं बेटा, ऑफ नहीं हो सकता, इन आएगा, क्योंकि राइट आंख मतलब लेफ्ट से तो दिखता है, इसका मतलब एक से दिखता है, एक से दिखता है तो इन आएगा। यू आर ब्लाइंड इन द राइट आई, राइट। अगर दोनों से तो यू आर ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज। पर अगर इसी को मैं ये कह दूं, यू आर ब्लाइंड, यू आर ब्लाइंड इन योर, यू आर ब्लाइंड ऑफ योर फ्यूचर, मान लो मैंने ये कह दिया। अब बेटा यहाँ पे ना दिखाई देने की बात नहीं हो रही, तुम अपने फ्यूचर को इग्नोर कर रहे हो, यू आर ब्लाइंड ऑफ योर फ्यूचर नहीं बेटा, वो तो आंखों की रोशनी की तो बात हो ही नहीं रही। यानी कि आप इग्नोर कर रहे हो अपने फ्यूचर को, कि फ्यूचर में आपकी हालत क्या होने वाली है, आप देख नहीं रहे हो, राइट, ऑफ योर फ्यूचर। या फिर मैं कहता हूँ भाई आप अपनी मिस्टेक्स को अनदेखा कर रहे हो, यू आर ब्लाइंड टू योर मिस्टेक्स। अगर गलतियां हैं तो सुधार लो, उनको अनदेखा करने से कोई फायदा नहीं है बेटा। यू आर ब्लाइंड टू योर मिस्टेक्स, तो वहां पे टू आ जाएगा बेटा। ब्लाइंड टू, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड इन। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखों से दिखता था। पर अगर मैं कहूं कि वो अपने बेटे दुर्योधन की गलतियों को अनदेखा करता था, तो ब्लाइंड ऑफ भी नहीं, ब्लाइंड इन भी नहीं, धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ दुर्योधन। अपने जो बेटा था उनको, दुर्योधन, उनके फॉल्ट्स को लेके वो अनदेखा करते थे, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड टू। देख कर भी अनदेखा कर देना, इज कॉल्ड ब्लाइंड टू बेटा। नेक्स्ट बेटा, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार होना। जिम्मेदार होना, अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग, रेस्पॉन्सिबल। responsible to somebody for something, accountable to somebody for something, इसका मतलब होता है बेटा जिम्मेदार होना, राइट। ऐसे ही एक और वर्ड होता है INDEBTED, उसके साथ भी यही केस है, पर मीनिंग अलग है। इसका मतलब होता है आभारी होना, किसी चीज का ऋणी होना, भाई मैं आभारी रहूंगा, है केस वही, फॉर समथिंग टू समबडी, केस वही है। इसी को इंडेंटेड को ऑब्लाइज्ड भी कह दिया जाता है, ऑब्लाइज्ड का भी मतलब है आभारी और ऋणी, किसी चीज के लिए और किसी व्यक्ति के लिए। अभी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ग्रेटफुल का भी मतलब है आभारी और ऋणी, कहते भी मैं आपका आभारी रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटेबल टू और अकाउंटेबल फॉर। जैसे भाई मैं जिम्मेदार हूं, जैसे मैंने कहा यू आर अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल ब्लैंक योर फॉल्ट।
अब फॉल्ट क्या है बेटा, समथिंग है ना, तो किसी चीज के लिए आप जिम्मेदार होते हो, यू आर अकाउंटेबल फॉर योर फॉल्ट। और अगर अपने माँ बाप को लेके आप जिम्मेदारी आपकी है, यू आर अकाउंटेबल ब्लैंक योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। तो वाक्य बनेगा बेटा यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स। आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है बेटा, यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स। जैसे मान लीजिए इंडेडिटेड, मैं आपका आभारी रहूंगा। मान लीजिए मैं कहता हूं आई एम इंडेडिटेड, मैं आपका आभारी हूं, ब्लैंक यू, यू समबडी है तो टू आ गया बेटा। पर अगर मैं कहूं कि मैं आपकी हेल्प के लिए आभारी हूं, आई एम इंडेडिटेड ब्लैंक योर हेल्प। अब योर हेल्प क्या है बेटा, समबडी या समथिंग? आप कहोगे सर समथिंग है, अगर समथिंग है तो फोर आएगा, आई एम इंडेडिटेड फॉर योर हेल्प, ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, ऑब्लाइज्ड फॉर योर हेल्प। तो किसी चीज के लिए आभारी होना। बातों को बेहतरीन तरीके से नोट करना बेटा, और जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सर ये तो कई 100 बातें हो गई, बहुत सारी बातें हम कैसे बेटा, जैसे बहुत सारे रिश्तेदार आपको याद है आज लेके नहीं पैदा होते, ऐसे सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ मेमोरी। बस अपनी नोटबुक को बार बार पढ़ना है, राइट, और लगातार। तो इससे अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, इसके लिए इतना ही, इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। यहाँ से आगे अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, उन्हें रिवाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।